मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम यूचन होता है। और यूचन अपनी कार से जा रहा था जहाँ पर उसकी कार बीच रास्ते में बिगड़ जाती है। तो उसका ड्राइवर उसे वहाँ पर उतरने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो एक साइन बोर्ड देखता है और यहाँ पर वो जो बोर्ड होता है वो हवा की वजह से इधर का उधर हो गया होता है, जहाँ पर वो मार्केट जाने के बदले ब्लाइंड डेट के स्पॉट पर चला जाता है। सेम इसी तरह हमारी फीमेल लीड के साथ भी होता है जिसका नाम कीरा होता है। यहाँ पर हमारी कीरा बेचारी अपने कपड़े सेल करने आई होती है, लेकिन वो भी ब्लाइंड डेट के स्पॉट पर चली जाती है जहाँ पर सभी ग्रैंड मास कीरा को देख के उसके पास आ जाती है और उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करने लगती है। फिर वो अपने अपने बेटों के बारे में बताने लगती है कि हमारे बेटे इतने अर्न करते हैं, इतने हाई पोजीशन पे है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी। और ठीक इसी तरह हो रहा होता है हमारे बेचारे यूचन के साथ में, जहाँ पर सभी की ग्रैंड माँ वहाँ पर उन्हें पूछने लगती है कि आखिर तुम कितना कमा लेते हो, मेरी बेटी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर यूचन सभी को बोलने लगता है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ये कपड़े भी मैंने रेंट पर लिए हैं, मेरे बैंक बैलेंस में खाली 600 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं जिस घर में रहता हूँ वो भी रेंट पर है और बहुत छोटा सा घर है, सिंगल रूम, ना किचन है ना बाथरूम है। यहाँ पर फिर वो आंटियाँ शॉक हो जाती है और इसे परेशान करने लगती है। फिर यहाँ पर यूचन और कीरा की तकरार हो जाती है, जहाँ पर कीरा यूचन को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगती है कि हबी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ पर थे। और कीरा के साथ साथ हमारा यूचन भी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो और एकदम लवी डवी कपल्स हो। और यहाँ पर वो लोग उन ग्रैंडमा और आंटियों को बुद्ध बनाने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारी कीरा यूचन से कहती है कि चलो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से वो भाग जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ कर अपनी ओर खींच लेता है और कहने लगता है कि मदद, मैंने तुमसे कहाँ मदद मांगी थी, तुम तो खुद ब खुद अपने आप आ गई थी। फिर कीरा उसे पूछने लगती है तो क्या तुम सच में यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आए हो। बाद में यूचन उसे कहता है कि चलो अब तुमने फेक ही सही मुझे हस्बैंड बुला ही लिया है, तो क्या तुम रियल लाइफ में फॉर एवर के लिए मुझे हस्बैंड बुलाना चाहोगी। इतने में ही कीरा कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसके सेक्रेटरी का कॉल उसे आता है, जहाँ पर यूचन उसे बोलने लगता है कि मीटिंग गई बाहर में, सबसे पहले मैं शादी करूँगा। और यहाँ से वो उसे लेकर जाने लगता है, जहाँ पर कीरा की फ्रेंड और उसका एक्स मिलता है और उसकी फ्रेंड उसे बोलने लगती है कि देखो ज़रा यहाँ पर कौन है, वही लड़की जिसे कंपनी से निकाल दिया गया था और ये रास्ते पर कपड़े सेल करती है। फिर बाद में उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि कीरा, मुझसे तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर अलग अलग लड़कों के साथ आया करोगी। दूसरी ओर कीरा उन्हें सुनाने लगती है कि तुम दोनों अपनी बातें करना बंद करोगे तो बहुत बेहतर होगा, मुझे लेट हो रहा है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि कोई भी मैन तुम्हें पसंद नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर यूचन बोलने लगता है कि क्यों, मेरी तो इसके साथ शादी होने वाली है। और कीरा भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगती है। यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि यूचन ज़रा संभल कर रहना, कीरा इतनी अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत मैनिपुलेटिव है और रिलेशनशिप खराब कर देती है। तो फिर यूचन बोलने लगता है कि मुझे लग रहा है कि तुम अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हो, क्योंकि ये सारी पर्सनैलिटी तुम्हारी जैसी लग रही है। यहाँ पे वो बंदी बहुत ऑफेंड हो जाती है और यहाँ पर वो उसे फेयरवेल के लिए बुला देती है। साथ ही साथ कीरा उसे ये भी कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे त्रैश यानी कि कचरे को ले लिया, तब जाके मुझे हीरे जैसा लड़का मिला है। यहाँ पर यूचन कह देता है कि हम फेयरवेल में ज़रूर आएंगे। इसके बाद में वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जहाँ पर यूचन कीरा को एक ब्लैक कार्ड देता है जो अनलिमिटेड होता है। कीरा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम और तुम्हारी फैमिली करते क्या हो। तो यूचन उसे अपने करीब लाकर बोलता है कि फ्यूचर की टेंशन करना बंद करो और मज़े करो। फिर यहाँ पर वो अपनी ब्लैक वैन में चला जाता है। यहाँ पर वो अपने कार में बैठा होता है तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलने लगता है कि मैंने फाइनली अपने ग्रैंडपा की विश पूरी कर दी, और तो और कीरा के पीछे पर्सनल बॉडीगार्ड्स लगा दो सीक्रेटली, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और ध्यान रखना कि उसकी सारी नीड्स फुलफिल हो। इसके बाद में वो थोड़ा शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी फ्रेंड शीन आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ के कपड़ों के प्राइस कितने हैं, तुम्हारी सैलरी पहले हुआ करती थी अब नहीं। फिर हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन की डिज़ाइन और तो और कीरा की डिज़ाइन बिल्कुल सेम थी, इस वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया
आया था। फिर उसे पता चल जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके डिज़ाइन चुरा कर शीन को दिए हैं, और तो और तभी का तभी उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। इसके बाद में कीरा बोलने लगती है वहाँ के स्टाफ से, ये कार्ड लो और यहाँ पर जितने कपड़े हैं वो सब मुझसे दे दो। लेकिन यहाँ पर शीन उस कार्ड को फेंक कर कहने लगती है कि अगर तुमने इस लड़की को एक भी कार्ड बेचा, कि अगर तुमने इस लड़की को एक भी कपड़ा बेचा, तो फिर मैं तुम्हारे शॉप को बंद करवा दूंगी। और वो यहाँ पर सिक्योरिटी को बुला कर उसे बाहर निकलवाने लगती है। लेकिन इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है कि किसी ने भी अगर कीरा को हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर वो याद रखे। और यहाँ पर हमारा यूचन आ जाता है जो कीरा को संभाल लेता है। यहाँ पर शीन चली जाती है यूचन के पास में और उससे बोलने लगती है कि यूचन, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना इसकी बैक स्टोरी। और यहाँ पर वो उसके ऑफिस वाला सीन बताने लगती है। लेकिन यूचन शीन को अपने आप से दूर करता है और वो कीरा को अपने पास कर बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मेरी वाइफ कैसी है, मैं मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर मैनेजर आते ही यूचन को पहचान लेता है और वो उसे उसके नाम से बुलाने ही वाला होता है। लेकिन यूचन उसे मुंह बंद करने के लिए बोलता है। यहाँ पर मैनेजर शीन को चिल्लाने लगता है, जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं, मैं शाही ग्रुप की सबसे बड़ी सीनियर डिज़ाइनर हूँ और यहाँ पर मेरे कपड़े भी आते हैं। तो मैनेजर बोलने लगता है कि ठीक है, हम आपके कपड़ों को कैंसिल कर रहे हैं, हमें आपके कपड़ों को सेल नहीं करना है। फिर वो अपने अंकल का दाव देने लगती है कि तुम मेरे अंकल को नहीं जानते, अगर उन्हें ये पता चला तो वो तुम तीनों को इस दुनिया से गायब कर देंगे। लेकिन वो मैनेजर उसे चिल्लाने लगता है, साथ ही साथ में वो लोग उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। फिर कीरा यूचन से पूछती है, आखिर तुम करते क्या हो? यहाँ पर यूचन कुछ बोल नहीं पाता तो कीरा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम क्या करते हो इससे वो मतलब नहीं रखता, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान ज़रूर हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में कीरा अपनी शॉपिंग करने लगती है। इसके बाद में हमारी कीरा उस फेयरवेल में पहुंच जाती है, जहां पर आ जाती है शीन और एक बार फिर से वो उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। जहां पर कीरा को बहुत गुस्सा आता है और कीरा उसे थप्पड़ मार देती है। तो फिर शीन रोने का नाटक करने लगती है कि एक तो तुमने मेरे डिज़ाइन चोरी की और मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैंने तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट किया और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रही हो। फिर वो एक एक करके सभी लोग कीरा को दोषी ठहराने लगते हैं और यहाँ पर कीरा पीछे जाते जाते गिरने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर आ जाता है यूचन। फिर बाद में एक अंकल भी वहाँ पर होता है जिसका नाम मिस्टर हुओ होता है। फिर बाद में शीन मिस्टर हुओ को सारी चीज़ें बताने लगती है। मिस्टर हुओ असल में उस कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। यहाँ पर मिस्टर हुओ बोलने लगते हैं कि रुको, सिया अभी आ जाएगी और वो किसी का कपड़ा पहन के आने वाली होती है। सिया यहाँ पर एक बहुत बड़ी मॉडल होती है जो यहाँ पर एक बहुत प्रिटी सा वाइट गाउन पहन कर आती है। और बाद में शीन बोलने लगती है कि मेरा डिज़ाइन है जो कॉपी कर लिया था इस कीरा ने। तो फिर कीरा बोलने लगती है कि मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया था, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। लेकिन इतने में ही यूचन पीछे टीवी पर एक वीडियो प्ले करने लगता है, जहाँ पर शीन जब कार में थी तो वो किसी से फ़ोन पर कह रही थी कीरा की सारे डिज़ाइन चुराने के लिए। और यहाँ पर साबित हो जाता है कि शीन ने ये सारी चीज़ें की है। जहाँ पर वो डॉक्टर हुओ बहुत गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर हुओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो उसे इस कंपनी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि मैं बस तुम्हें कंपनी से ही नहीं बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर यूचन मिस्टर हुओ को थम्स अप करता है। साथ ही साथ मिस्टर हुओ कीरा को कहते हैं कि तुम एक बार फिर से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हारी सैलरी 1 मिलियन होगी। और यहाँ पर कीरा तो शॉक हो जाती है कि कहाँ उसे 50-80,000 मिलते थे और कहाँ अब उसे 1 मिलियन मिलने लगेंगे, वो भी मंथली। और उसके सभी फ्रेंड्स उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। और यहाँ पर शीन से ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती, तो फिर वो कांच का टूटा हुआ ग्लास लेकर कीरा को मारने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर यूचन उसे फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर यूचन उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर कीरा बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें अपने लाइफ में कभी भी कंपेयर नहीं किया क्योंकि तुम कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स आते हैं जो शीन को लेकर वहाँ से चली जाते हैं। दूसरी ओर हम सिया को देखते हैं जो यूचन और कीरा को देख ही रही होती है और मन में बोलने लगती है कि आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि यूचन और कीरा की रिलेशनशिप रियलिटी में क्या है। इसके बाद में वो लोग बाहर होते हैं, जहाँ पर यूचन कीरा को देखकर बोलने लगता है कि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। और यहाँ पर वो दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाती है सिया जो इस किस को रोक देती है। यूचन सिया को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ सिस्टर, लेकिन सिया कीरा को बोलने लगती है कि मैं ऐसी कोई सिस्टर नहीं हूँ, हमारी फैमिली बचपन से एक दूसरे को जानती है और हम साथ में पले बड़े हैं, लेकिन मैं मॉडलिंग की वजह से अब्रॉड चली गई थी। फिर बाद में वो उन दोनों का रिलेशन पूछती है
जहाँ पर यूचन कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है। और ये चीज़ सुनकर कीरा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारी वाइफ। फिर यहाँ पर वो उसके ब्यूटी को कंपेयर करने लगती है और कहती है कि इसे देखो और तुम्हें देखो। और यहाँ पर वो यूचन की सच्चाई बताने ही वाली थी, लेकिन यूचन उसका मुंह बंद कर देता है। फिर जाते जाते कीरा बोल देती है कि यूचन, तुम्हें याद है ना, जो चीज़ मुझे चाहिए वो हमेशा मुझे मिलकर ही रहती है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज़िद्दी हूँ। यहाँ पर कीरा बोलती है कि तुम्हारे पास सेलिब्रिटी वाली फ्रेंड है। तो फिर यूशन बोलता है उसे इग्नोर करो ना। और यहाँ पर दोनों हक करने लगते हैं। यहाँ पर कीरा अपने घर जा रही होती है यूचन के साथ में, जहाँ पर वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी वो अपने मॉम डैड को खो चुकी थी और तब से उसके अंकल ने उसे पाला पोसा है, लेकिन उसके अंकल उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। जैसे ही वो लोग घर के बाहर पहुँचते हैं, कीरा के सारे सामान साथ ही साथ में उसका एक फ़ोटो वहीं पर रहता है घर के बाहर पड़ा हुआ, और वो फ़ोटो तो टूटा हुआ भी होता है, जहाँ पर उसे रोना आ जाता है और वो बहुत गुस्सा भी हो जाती है और वो अपनी आंटी को नीचे बुलाने लगती है, जहाँ पर उसकी आंटी उसे और यहाँ पर उसकी आंटी उसे बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गई रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे सारा सामान बाहर फेंक दिया, और तुमने रेंट भी तो नहीं पे किया है, तो फिर मैंने तुम्हारा रूम मेरे बेटे का गेमिंग रूम बना दिया है। यहाँ पर कीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे सुनाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो आंटी तो उसे मारने आती है। और यहाँ पर यूचन उस आंटी का हाथ पकड़ लेता है। कीरा उसे बोलने लगती है कि अब मैं वो 8 साल की बच्ची नहीं रही, जहाँ तुम जब चाहो तब मुझे मार सकती हो। इतने में उसका बेटा नीचे आ जाता है और वो आंटी तो यूचन से डाउरी मांगने लगती है, यानी कि दहेज, और कहने लगती है कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए। तो यूचन बोलने लगता है कि ठीक है, एक बार में मुझे बता दो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और कितने चाहिए। तो फिर उस आंटी को लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा ही अमीर हस्बैंड को पटा लिया है, तो फिर वो कीरा के साथ अच्छे बिहेव करने लगती है। लेकिन यहाँ पर कीरा बोलने लगती है कि क्यों मुझे इतना अच्छे से बात कर रही हो, जहाँ पर वो उसे चेक देने वाला होता है, लेकिन कीरा उसे रोक लेती है। फिर यहाँ पर उसकी आंटी नाटक करने लगती है कि बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी सारी चीज़ें देखी। तो फिर कीरा बोलने लगती है कि सारी चीज़ें मैंने मेरी खुद की देखी है, अपने खुद के पैसों से पार्ट टाइम जॉब कर कर। तुमने तो मुझे खाली घर में अंदर रहने दिया, वो भी एक छोटे से कॉर्नर के अंदर। फिर यहाँ पर वो आंटी उसे ज़बरदस्ती पैसे मांगती है, जहाँ पर कीरा उसे ना बोल देती है। तो वो आंटी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करूँगी और मैं उससे वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लूँगी, क्योंकि उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का तो बहुत कम आएगा, जहाँ पे मैं उन फ़ोटोज़ वीडियोज़ से बहुत पैसा कमा लूँगी। यहाँ पर कीरा गुस्से में आकर उस आंटी को थप्पड़ मार देती है और उनका बेटा कीरा को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यूचन ही उनके बेटे को धक्का मार देता है। यहाँ पर उसकी आंटी नीचे बैठकर रोने लगती है, तो उसका बेटा बोलने लगता है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मेरा एक प्रोजेक्ट लीन ग्रुप के साथ होने वाला है, तो वो मुझे मिल जाएगा, फिर हमारे पास बहुत पैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर यूचन बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ लीन ग्रुप कभी कॉर्पोरेट नहीं करेगा। तो उसका बेटा बोलने लगता है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। उसके बेटे को पता नहीं होता कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो लीन ग्रुप का ओनर है। इतने में ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं जो अलग अलग तरीके के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और पैसे लाए होते हैं। यहाँ पर उसकी आंटी वो सारे गिफ्ट्स देखकर शॉक हो जाती है। तो यूचन बोलने लगता है कि ये तो मैं आपके लिए लाया था, क्योंकि आपने मेरी कीरा को पाला पोसा है। लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन अलग ही हो गया है, तो मैं ये सब वापस लेकर जा रहा हूँ। और बॉडीगार्ड्स उसके हाथ से सभी चीज़ें छीन लेते हैं। इतने में वहाँ पर उसके भाई को डिलीवरी मैन से एक लीन कंपनी से कुछ तो पैकेज आया होता है, और उसका भाई पैकेज को देखकर उन दोनों को बताने लगता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, इसके पहले मैं तुम्हें जेल में डाल दूँ। ये देख रहे हो, इसमें लीन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उस पैकेज को ओपन करता है, उसमें से लॉयर की नोटिस होती है चीटिंग और फ्रॉड की, जो कि यूजर ने उस पर लगाई होती है। और यहाँ पर तो वो बेचारा शॉक ही हो जाता है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग कार से जाने लगते हैं, जहाँ पर वो निकीरा से बोलने लगता है कि देखो कितना भी जोग कि देखो इन और वो कीरा से कहने लगता है कि इन फ्यूचर जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे पोजीशन में कभी नहीं आने दूंगा जैसे तुम्हारी आंटी ने तुम्हें आने दिया है, और मेरा ये तुमसे प्रॉमिस है। और यहाँ पर वो लोग किस करने जाते हैं, लेकिन इतने में उनका ड्राइवर बहुत ज़ोर से ब्रेक मारता है, जहाँ पर उनकी किस नहीं हो पाती।
और यहाँ पर कीरा अपने फर्स्ट डे ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ पर यूचन उसे देख के ही चुप जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि कीरा को कोई भी तकलीफ ना होने देना। कीरा यहाँ पर लिफ्ट में जा रही होती है तो लोग उसे अंदर जाने नहीं देते, लेकिन इतने में ही उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे दूसरे लिफ्ट से लेकर जाता है और यहाँ पर तो वो लेडी शौकी हो जाती है। इसके बाद में वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऑफिस में कोई भी तकलीफ हो तो फिर तुम मुझे आकर बोल सकती हो। कीरा को लगने लगता है कि वो बंदा उस पर लाइन मार रहा है, तो उसे कहने लगती है कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो अपने ऑफिस में एंट्री मार लेती है, जहाँ पर उसके कलीग उसे वापस से कंग्रेचुलेशंस करते हैं। इतने में मैनेजर आता है और एक नई लड़की यूमी से इंट्रोड्यूस करवाता है सभी को और कहने लगता है कि ये सेलिब्रिटी के कपड़े डिज़ाइन किया करती थी, इसलिए स्पेशली हमारी कंपनी ने इसे हायर किया है और कुछ ही दिनों में हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो 2 ग्रुप में बटेगा, तो तुम लोग आपस में ग्रुप डिसाइड कर लो। जहाँ पर उसके सारे कलीग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी में आज 2 इंटर्न आने वाले थे न्यू और उनमें से कोई एक तो प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो यहाँ पर साव की तो यहाँ पर कीरा की शादी तो पहले से ही हो गई है, तो हो सकता है कि यूमी प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तो हमें उसके साथ वर्क करना चाहिए। और यहाँ पर सभी लोग यूमी के साथ वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर कीरा बोलती है कि जैसे जिसकी मर्ज़ी, मुझे कुछ भी चलेगा। तो यूमी कहने लगती है कि लगता है तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो। तो कीरा बोलती है कि मैं कंपटीशन नहीं कर रही, मुझे पता है कि मेरा वर्क कितना अच्छा है। और यहाँ पर उन दोनों में बेट लग जाती है, जहाँ पर जो हारेगा उसी कंपनी छोड़कर जानी पड़ेगी। दूसरी ओर वो ऑफिस में होती है तो फिर यूचन उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है। इतने में कोई बॉडीगार्ड वहाँ पर देखने आ जाता है और यहाँ पर वो लोग डोर के पीछे होते हैं, जहाँ पर कीरा के हाथ होते हैं यूचन के चेस्ट पर और वो उसकी मसल्स को फील करने लगती है। फिर जैसे ही वो बॉडीगार्ड चला जाता है, यूचन कीरा को किस करने लगता है और कीरा तो यहाँ पर शर्माते हुए भागी जाती है और मन में अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे अपने वर्क पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर नहीं। फिर यहाँ पर वो अपनी सीनियर से फिर यहाँ पर वो अपनी जूनियर से इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहाँ पर वो आकर कहने लगती है, जहाँ पर यूमी आके बोलने लगती है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, देख लेना। इतने में वहाँ पर आ जाता है यूचन का असिस्टेंट। तो फिर यूमी को लगता है कि वो उसके लिए आया है, लेकिन वो यूमी को इग्नोर कर कर कीरा को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने लगता है जो कि इन्फॉर्मेशन होती है। फिर बाद में कीरा उसे बोलने लगती है, फिर बाद में यूमी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम तो बस एक मामूली सा असिस्टेंट हो। तो फिर कीरा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही जज करती हो, तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो तुम कभी एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती। और ये बात सुनकर यूमी को गुस्सा आता है, तो वो कीरा को थप्पड़ ही मारने वाली थी, लेकिन कीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद में कीरा घर पर बैठकर अपना काम कर रही होती है और वहाँ पर दरवाजे के बीच में यूचन आ जाता है वाइन लेकर। फिर वो अपने बालों को इधर उधर फेरने लगता है और अपने सनग्लासेस और अपने स्पेक्स निकालने लगता है और ऐसा एक्ट कर रहा हो जैसे वो ही सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान हो। फिर यहाँ पर कीरा आती है और वो वाइन पीती है, तो यूचन को लगता है कि वो उसे किस करेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कमरे से बाहर निकालते हुए बोलती है कि आज मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। और यहाँ पर यूचन उससे बैक करता रह जाता है, लेकिन फिर भी कीरा दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद में फाइनली वो कंपटीशन वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर उस मॉडल के पास डिज़ाइन लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर वो आते ही कीरा को बोलने लगते हैं कि तुम्हारे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सूटेबल और प्रॉपर है। यहाँ पर कीरा को लगता है कि वो जीत गई, लेकिन बाद में डायरेक्टर आगे ऐड कर कर बोलने लगते हैं, लेकिन इस बार हमारी मॉडल ने वर्क करने के लिए सोचा है यामी के साथ में। और यहाँ पर यूमी जीत जाती है, जहाँ पर यूमी कीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कीरा कहने लगती है कि मुझे एक बार मॉडल से मिलना है, हो सकता है उन्हें मेरा कंसेप्ट समझा नहीं हो। और वो मॉडल एंट्री ले लेती है और वो मॉडल कोई और नहीं बल्कि सीआई होती है। सिया फिर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। और वो उसे कान में जाकर बोलने लगती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक एक करके अपने बदले तुमसे लेती रहा करूँगी। फिर यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है कीरा को वहाँ से निकलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गार्ड्स को मारते हुए आ जाता है हमारा यूचन और कीरा को पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो।
और यहाँ पर सभी लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर कीरा उसे बोलने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ पर सिया कहने लगती है कि तुम इसकी बातों में आना बंद करो। मैं और तुम एक दूसरे को बचपन से पसंद करता है और मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत होती गई हूँ, तो फिर तुम मेरे बदले चूज़ कर कर इसके साथ कैसे शादी कर सकते हो। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट की रियल वाइफ तो है हमारी कीरा। यहाँ पर यूना फिर हमें सिया कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूचन सिया से कह देता है कि तुम कौन से मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें लाइक नहीं किया है, मैंने कभी भी तुमसे कन्फेस नहीं किया है और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करता। फिर कीरा बोलने लगती है, फिर सिया कहने लगती है कि ये सब कीरा की वजह से हो रहा है। लेकिन कीरा बोलने लगती है, लेकिन यूचन कहने लगता है कि अगर कीरा नहीं भी होती तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं पसंद कर पाता, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक भाई बहन जैसा रिश्ता था। यहाँ पर सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखना, मैं अपना बदला एक दिन ज़रूर लेकर रहूँगी। और यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर यूचन उसे रुकवाता है और कहता है कि तुम एक चीज़ तो करना भूल ही गई, जो है माफ़ी मांगना। यहाँ पर सिया कहती है कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी है, तो मैं इस लड़की से क्यों माफ़ी मांगूँ। यूचन कहने लगता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पूरा दिन इसी कमरे में रहने वाली हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देने वाला। लेकिन कीरा बोलने लगती है कि जाने दो, मैं तुम जैसे लोगों का सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुम यहाँ से चली जा सकती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सभी कलीग्स आ जाते हैं कीरा के पास में एकदम अच्छे बनकर और उसके साथ स्वीट बातें करने लगते हैं। साथ ही साथ यूचन से ये भी कहता है कि बाकी कलीग्स के साथ तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। कीरा अपने कलीग्स को बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी गलती माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं मेरे एक्स को इस कंपनी में रहने देना नहीं चाहती। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें इस कंपनी से निकलना होगा। साथ ही साथ में वहाँ पर यूमी जो होती है वो चुपचाप जा रही होती है, तो कीरा उसे रोक कर बोलती है कि मैडम तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हारी सज़ा तो अभी भी बची है। यहाँ पर यूमी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग उसके सारे प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन तोड़वा देते हैं। तो फिर यूमी कीरा को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन कीरा यहाँ पर यूमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे पर वापस से हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम देख लेना। फिर यहाँ से वो अपने हस्बैंड के साथ निकल जाती है, जहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें गाड़ी के अंदर ही बात करने के लिए छोड़ देता है। यूचन कीरा से माफ़ी मांगने लगता है कि यूचन की वजह से उसे बुली होने पड़ा, लेकिन कीरा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना और संभालना आता है, क्योंकि बचपन से मैं ये करती आ रही हूँ। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहले अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। कीरा उसे पूछने लगती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पैसों के लिए यूज़ करूँगी। यूचन कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बराबर समय नहीं मिला तुम्हें ये सारी बात बताने के लिए। फिर कीरा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, सच सच बताना। यूचन बोलने लगता है कि एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा को चाहिए था कि मैं किसी से शादी करूं, और तुम मुझे बहुत सिंपल स्वीट लड़की लगी। फिर कीरा को बुरा लगने लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन आगे यूचन बोलने लगता है और साथ ही साथ शादी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा लगी हूँ कि उस दिन मार्केट में हम लोग एक दूसरे से मिले, तब जाके ये सब पॉसिबल हुआ है, और मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर वो कीरा को मीठी मीठी बातें बोलने लगता है, जहाँ पर कीरा भी अपने नखरे दिखाने लगती है, बट फिर भी वो मान जाती है। यूजन उसे बताता है कि उसे ग्रैंडपा का बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है, तो फिर तुम जाके उनके लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना। और यहाँ पर हमारी कीरा गिफ्ट लेने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर उसे सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, वो अपने स्कूल फ्रेंड दाइली को देखती है, जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम तो अभी भी उतनी की उतनी ही अगली हो, न जाने तुम्हारे फेस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पर कीरा उन्हें कुछ नहीं बोलती है, तो फिर वो उसे हक करने के लिए कहती है, लेकिन कीरा उसे हक करने से मना कर देती है और उसे पुरानी बात याद आ जाने लगती है कि जिस तरह से दाइली ने उसे bully किया था और वो उसे एकदम डॉग की तरह ट्रीट करती थी। फिर यहाँ पर दाइली उसे बोलने लगती है कि क्यों बचपन की तरह तुम अभी भी डॉग जैसे भाग करती हो और वॉक करती हो। लेकिन यहाँ पर कीरा उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। दाइली उसे बोलती है कि अगर इतनी हिम्मत है तो आज मेरे साथ लंच पर चलो, हम और होटल में लंच कर रहे हैं, क्योंकि तुमने ऐसा बड़ा सा होटल कभी नहीं देखा होगा।
यहाँ पर कीरा उस होटल में जाने के लिए मान जाती है। तो फिर वो लोग उसे लेकर उस होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी को दाइली कीरा से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछने लगे हैं कि आखिर तुम कीरा को यहाँ पर क्यों लेकर आई। तो फिर वो उन्हें बोलती है कि कीरा हमारी पुरानी क्लासमेट है, तो वो मुझे मिल गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसे यहाँ पर लेकर आ जाए। और वो उन्हें आँख मारती है। इसका मतलब ये है कि वो एक बार फिर से उसे बुली करने वाली है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कीरा को बुली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। दूसरी ओर दाइली का हस्बैंड होता है और वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकती हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही लीन ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन करने वाला हूँ। और यहाँ पर वो सबसे एक्सपेंसिव वाइन मंगाता है, जहाँ पर दाइली उस वेट्रेस को वाइन सर्व करने से मना कर देती है और पूरी बोतल वहाँ पर रख के जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में वो उसके बारे में बात करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, साथ ही साथ में तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकती हूँ, एक स्लेव का। यहाँ पर कीरा उस जॉब करने से मना कर देती है। तो फिर दाइली के ईगो को हर्ट हो जाता है, जहाँ पर एक फ़िश का डिश आता है। तो उसे कहते हैं कि चलो इसे खा लो, इसकी हर एक बाइट तुम्हारी मंथली सैलरी से भी इसकी हर एक बाइट तुम्हारी ईयरली सैलरी से भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर जैसे ही कीरा उसका बाइट लेने के लिए जाती है, वो टेबल को मोड़ देती है, यानी कि टेबल को वो घुमा देती है, जहाँ पर वो डिश आगे चली जाती है। इसके बाद में वो कीरा को वाइन पोर करने के लिए बोलती है। कीरा कहने लगती है कि जो वाइन मैं तुम्हें दूंगी वो तुम डिज़र्व नहीं करोगी, उतनी तुम्हारी औकात नहीं होगी, लेकिन दाइली उसे ऐसा करने से बोलती है। यहाँ पर वो उसे वाइन पोर कर रही होती है, जहाँ पर वो वाइन गिर जाता है दाइली की शर्ट पर। तो फिर वो जानबूझकर उसके ऊपर भी वाइन गिराने ही वाली होती है कि इतने में वहाँ पर आ जाता है यूचन, जो उसे बचा लेता है। तो फिर दाइली बोलने लगती है कि ओह, लगता है तुम्हारा नया हस्बैंड है। फिर यहाँ पर वो लोग बैठते हैं, जहाँ पर दाइली उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। तो फिर कीरा बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड का ऑक्यूपेशन जान लोगी तो तुम शॉक हो जाओगी। जहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे हस्बैंड से अच्छा नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड तो दाई ग्रुप का एग्रीकल्चरल चेयरमैन है, तुम्हारा हस्बैंड कितना ही कमा लेता होगा। फिर वो उसे इस पूरे रेस्टोरेंट का बिल पे करने के लिए बोलती है, जहाँ पर यूचन बिल पे करने ही जा रहा था, लेकिन कीरा उसे बोलती है कि मत, हमें पैसे सेव करने चाहिए, किसी और के पैसे हम ये चीज़ प्रूव करने के लिए क्यों पे करें। दूसरी ओर दाइली का हस्बैंड अपने बारे में बताने लगता है कि मैं बहुत जल्दी लीन ग्रुप के साथ में प्रोजेक्ट करने वाला हूँ और कोलैबोरेशन भी। और यहाँ पर वो हंसने लगता है, यानी कि हमारा यूचन। फिर बाद में उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो यूचन बोलने लगता है अपना फेवरेट डायलॉग, और वो होता है कि लीन ग्रुप तुम्हारे साथ कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। इसके बाद में वेट्रेस सबसे महंगा वाला डिश लाता है, जहाँ पर हमारा यूचन और कीरा खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दाइली का जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाहवाही करने में ही बिजी होता है। इतने में ही वहाँ पर फिर बाद में यूचन किसी को तो कॉल लगाता है और कहने लगता है कि दाई एग्रीकल्चर ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। फिर उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि नाटक करने में तुम कितने अच्छे हो। इतने में ही उसके हस्बैंड को कॉल आ जाता है और उसका हस्बैंड बहुत गहरी शॉक में पड़ जाता है। इतने में वहाँ पर होटल मैनेजर आते हैं, जो कि उन्हें बिल दिखाने लगते हैं, साथ साथ वो यूचन को ग्रेट भी करते हैं। और यहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि ये पूरा होटल ओन करता है यूचन उस मैनेजर को अच्छे से बोलता है कि एक भी पैसा मत छोड़ना, बिल एकदम बराबर से लेना। जहाँ पर वो जैसे ही बिल का अमाउंट उसके हस्बैंड को बताता है, उसका हस्बैंड शॉक हो जाता है। फिर बाद में वो दाइली को थप्पड़ मार के कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत की वजह से मेरा इतना बिल बन गया, न जाने तुम जैसे लोग मुझे कहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद में वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तो फिर यूचन कीरा को बोलता है कि तुम कार में जाके बैठो, मुझे कुछ काम है। जहाँ पर वो उसके सभी फ्रेंड्स के सामने एक डॉग को लाता है और उन्हें ठीक उसी तरह बुली करता है जिस तरीके से उन्होंने कीरा को बुली किया होता है। इसके बाद में वो लोग फाइनली उनके ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिया भी आई होती है और वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगती है। फिर बाद में जैसे ही सिया वहाँ पर एंट्री करती है, सभी लोग सिया की ब्यूटी की तारीफ़ करने लगते हैं। साथ साथ सिया और यूचन के रिलेशन के बारे में भी बात करने लगते हैं कि वो लोग बचपन से कितने क्लोज है, लगता है उनकी शादी तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर वो यूचन और कीरा को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कीरा की भी तारीफ़ करने लगते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि कीरा तो उसकी रियल वाइफ है।
इसके बाद में सिया उससे ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है और बाद में उसे एक बहुत प्रीशियस सा एंटीक गिफ्ट करती है, जो एक वास होता है जो उसने अब्रॉड से बहुत सारे पैसे देकर मंगवाए होते हैं। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि यूचैन को कि देखा, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की कितनी फ़िक्र करती हूँ, उनकी पसंद और नापसंद सब कुछ मुझे पता है और उन्हें मेरा ये प्रीशियस गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। तो कीरा, तुमने उनके लिए क्या लाया है? कीरा यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और बोलने लगती है कि मेरा गिफ्ट तुम्हारे जितना महंगा तो नहीं, लेकिन यूनिक ज़रूर है। फिर जैसे ही उसका गिफ्ट आता है वो एक पेंटिंग होती है। यहाँ पर सिया उस पेंटिंग को देखकर हंसने लगती है और बोलती है कि ग्रैंडपा के पास में तो ऐसी कई सारी पेंटिंग्स है, ये मामूली पेंटिंग का, फिर ये एक और मामूली पेंटिंग का वो क्या ही करेंगे, तुम्हारा गिफ्ट ज़रा सा भी यूनिक और प्रीशियस नहीं है। जहाँ पर उसके ग्रैंडपा उस पेंटिंग को चश्मा लगाकर देखने लगते हैं और वो पेंटिंग देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत फेमस पेंटर दाइची की होती है। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है सिया कि क्या पता अगर ये पेंटिंग फेक हो, ये पेंटिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो मैं पक्का लिख के देखती हूँ कि ये पेंटिंग फेक है, कि ये पेंटिंग फेक है। फिर सभी लोग यहाँ पर कीरा की बुराई करने लगते हैं, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा सभी को चुप रहने के लिए बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर सिया बोलने लगती है कि ग्रैंडपा, अब ये कीरा की वजह से अपना बीपी हाई लो मत कीजिए, ये तो इस लायक है, हमें ऐसे लोगों को यहाँ पर घुसने भी देना नहीं चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका ग्रैंडसन क्या कर रहा है और किसी से भी शादी कर रहा है। अगर आप इस पर ध्यान देते तो अभी ये सब नहीं होता। और इसे देखो, ये कितनी चालाक है, इसे तो हमारी फैमिली में कभी भी एंट्री नहीं मिल सकती। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है, जो बोलते हैं कि हमारे घर से कीरा नहीं बल्कि तुम जाओगी। तो सिया यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। कीरा बोलती है कि मैं वो हूँ जिसको आपने बचपन से पलता बड़ा देखा है और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन उसे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि भले तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन कीरा मेरी डॉटर इन लॉ है, जहाँ पर तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, जिसका मतलब है तुम मुझे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, साथ ही साथ तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो मेरे यूचैन को, इसका मतलब है तुम पूरी फैमिली को गिरी नज़रों से देखती हो। इसके लिए मैं तुम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हूँ। यहाँ पर सिया को समझ नहीं आ रहा होता और सिया बहुत इमोशनल बनने लगती है। यहाँ पर सिया बोलने लगती है कि ग्रैंडपा, आप कुछ भी बोल लो, वो आपके लिए एक फेक पेंटिंग लाई है, इसका मतलब वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन कीरा बोलने लगती है कि तुम मेरी पेंटिंग को फेक नहीं बोल सकती, मैं बता सकती हूँ कि ये रियल है, क्योंकि मैंने खुद उन्हें ये पेंट करते हुए देखा है। फिर बाद में सिया बोलने लगती है कि इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारना बंद करो, आखिर तुम दाइची को जानती भी हो कि वो कौन है, और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये पेंटिंग मिस्टर दाइची ने पेंट की है। तो फिर कीरा से बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, कुछ ही समय में मिस्टर दाइची यहाँ पर आने वाले हैं, तब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मैं मिस्टर दाइची से बहुत टाइम से मिलना चाहता था, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरी मीटिंग को रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं आज उनसे मिल जाऊँगा तो ये मेरा बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट होगा। यहाँ पर कीरा बोलने लगती है कि ग्रैंडपा, आप समझ नहीं रहे हो, ऐसी लड़की को हमें फैमिली में नहीं रखना चाहिए। ग्रैंडपा यहाँ पर सिया पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसे बन जाओगी, इतनी बड़ी जिद्दी जो हर चीज़ के लिए लड़ने लगेगी, वो भी गलत चीज़ों के लिए। यहाँ पर सिया ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। तो उसे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यूचैन की शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई, वरना ना जाने तुम कितनी जिद पकड़ कर बैठ जाती। यहाँ पर इतने में मिस्टर दाइची आ जाते हैं, जो उसके ग्रैंडपा पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरे इतने बड़े फ़ैन हो और तुम्हें मेरी कैलीग्राफी के बारे में भी नहीं पता। यहाँ पर कीरा उन्हें बताने लगती है कि ग्रैंडपा ने तो कुछ भी नहीं कहा है, जो भी कुछ कह रही है ये लड़की कह रही है, तो आप प्लीज़ ग्रैंडपा को कुछ मत कहिए। यहाँ पर दाइची बोलने लगते हैं कि कीरा मेरी बेटी जैसी है, तो मैं आपको मेरी सारी पेंटिंग्स गिफ्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे हमेशा के लिए खुश रखें। लेकिन यहाँ पर सिया अपनी टांग लड़ाते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अगर पता ना हो तो यूएस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला जी की फैमिली है, और जी की फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं उन्हें ना कह दूँगी तो फिर वो फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि वो साइन करे तो फिर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। यहाँ पर दाइची को गुस्सा आता है, तो फिर वो कीरा को लेके जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर यूचैन उन्हें कहता है कि मुझ पर भरोसा
भरोसा रखिए। फिर बाद में यू चैन सिया को एक रियलिटी चेक देता है और कहता है कि जो करना है कर लो, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगा इस प्रोजेक्ट को बचाने की, और तो और मैं कभी भी कीरा पे गिव अप नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर उसे ग्रैंडपा कीरा को एज अ डॉटर इन लॉ सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं। इसके बाद में वो लोग घर पे होते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा कीरा की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरे बेटे की शादी हो गई, तो मैं बस अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। जहाँ पर वो लोग जब बेडरूम में जाते हैं तो फिर वहाँ पर बस एक ही सोफ़ा रहता है, तो फिर वहाँ पर बस एक ही बेड रहता है। तो फिर कीरा बोलने लगती है कि हम एक बेड पर कैसे सोएंगे। यहाँ पर वो मेड को बुलाता है और इशारे करता है, जहाँ पर मेड बोलने लगती है कि फ़िलहाल हमारे पास बस एक ही बेड है, और यहाँ पर यूचन उसे थम्स अप दिखा देता है। इसके बाद में कीरा शर्माते हुए चली जाती है बाथरूम में और यहाँ पर दूसरी और यूचन कर रहा होता है एक्सरसाइज। इतने में उसे याद आता है कि शावर तो टूटा हुआ है, तो फिर वो भागकर चला जाता है बाथरूम में, जहाँ पर कीरा उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन वो उसे किस कर देती है। इसके बाद में वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर यूचन सो चुका था, तो कीरा तो उसे देखे ही जा रही थी। फिर बाद में यूचन अपनी आंखें खोल लेता है और उसे किस करने लगता है। कीरा को लगता है कि शायद ये किस मेकआउट में बनेगा, लेकिन यूचन तो यहाँ पर सो जाता है और कीरा को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। फिर बाद में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कटल करते हुए सो रहे थे। इसके बाद में इसके बाद में वहाँ पर मेड आ जाती है, जो इसके लिए बहुत प्रीटी सा ड्रेस लाई होती है, और वो लोग उसे रेडी कर लेते हैं। दूसरा ग्रैंडपा अपनी सैर पर निकल जाता है, जहाँ पर वो किसी को भी उनके पीछे आने के लिए अलाउड नहीं करते, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अकेले जाना पसंद है। यहाँ पर वो लोग अपने डिनर डेट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी आंटी किसी और मर्द के साथ वहाँ पर आई होती है और नाटक करने लगती है कि मुझे यही सीट चाहिए। लेकिन यहाँ पर कीरा उसे ये सीट देने से मना कर देती है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, और वो अंकल मारने वाले होते हैं हमारे कीरा को। लेकिन यहाँ पर तो यूजन उसका हाथ मरोड़ ही देता है। फिर बाद में यूजन उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम लीन फैमिली में काम करते हो, तो ज़रा तुम्हारा डिपार्टमेंट तो बताना। जहाँ पर वो अपना डिपार्टमेंट बताता है, और यहाँ पर यूजन मन में ही हंसने लगता है, और यहाँ पर वो किसी को तो कॉल लगाता है, जहाँ पर कीरा हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाता है उस कंपनी का सीनियर मैनेजर, जो उस डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को उसकी पोजीशन से हटा देता है, और उस बंदे को पता चल जाता है कि यूचन की पोजीशन क्या है। इतने में उस होटल का मालिक आता है और वो यूचन से माफ़ी मांगने लगता है, और यहाँ पर उसकी आंटी भी गिरकर उससे माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद में यूचन को किसी का कॉल आता है। फिर बाद में वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर कीरा उसे कंसोल कर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक रहेंगे, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। फिर बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उससे ग्रैंडपा होते हैं और उसे बचाया होता है हमारी सिया ने। तो सिया बोलने लगते कि 2 गुंडे पकड़ के उन्हें माउंटेन से गिरा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी जान बचाई, जिस चक्कर में मेरा फेस पे ये दाग लग गया, तो तुम मेरा ख्याल रखोगे ना। यहाँ पर ख्याल रखने वाली बात से यूचन थोड़ा हिचकिचा जाता है, और यहाँ पर तो कीरा को समझ आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें ये बंदी जानबूझ कर करती है। फिर बाद में वो कीरा को बोलने लगती है कि जब से तुम आई हो तब से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो कहीं तुम हमारा बैड लक तो नहीं हो। ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ, तुमने भले मेरी मदद की हो, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट मत करो। इसका मतलब ये होगा कि तुम मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। इतने में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो सिया से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसी चीज़ें चली गई, कि आखिर क्या हुआ और कैसी चीज़ें बिगड़ने लगी। जहाँ पर सिया उन्हें सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर तो वो लोग उससे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं कि आखिर आप लोग बचपन से दोस्त हो, तो फिर आप लोग ने शादी क्यों नहीं किया। और यहाँ पर तो सिया सिंपैथी गेन करने लगती है। दूसरी ओर कीरा को सब कुछ समझ रहा था। वहाँ पर यूचन जा रहा था सभी को समझाने के लिए, लेकिन कीरा उसे मना कर देती है और कहती है कि रिपोर्टर्स तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं। यहाँ पर यूचन को शक जाता है कि कीरा ने जानबूझकर सारी प्लानिंग की है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि उसके ग्रैंडपा आखिरी दिन पर कहाँ जाते हैं, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली और तो सिया की फैमिली को पता होती है। फिर बाद में सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो कीरा से पूछने लगते हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही, आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है। और यहाँ पर कीरा उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद में वहाँ पर सिया आ जाती है सिंपैथी गेन करने के लिए, और उन सब न जाने क्यों माफ़ी मांगने लगती है। इतने में ही यूचन उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें दोनों गुंडे याद है। यहाँ पर सिया नाटक करने लगती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मेरा मोटिव था ग्रैंडपा को बचाना, तो मैं इन्हें नहीं देख पाई। फिर
बाद में यूचन एक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता है जहाँ पर सब कुछ सुनाई दे रहा था कि ये सारी चीज़ें सिया ने प्लान किया है। तो रिपोर्टर सिया के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पर सिया अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर कीरा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और यहाँ पर वो कॉल लगाकर उस बंदे से बात करने लगती है जहाँ पर वो बंदा उसे पर्सनली बुलाता है। यहाँ पर कीरा जाकर उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम सब मुझे धोखा क्यों दे सकते हो। इतने में ही वहाँ पर यूचन और कीरा आ जाती है अपने आंखों से प्रूफ देखने के लिए कि आखिर ये सारी चीज़ें सिया ने की हो सकती है या फिर नहीं। और यहाँ पर कीरा सिया को बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो और तुम उसे ही चोट पहुंचाना चाहती थी जिसने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें बेटी जैसी मांगा। यहाँ पर तो सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरी कीरा के ऊपर हाथ भी उठाया तो फिर तुम याद रखना तुम जेल में लाइफ टाइम सड़ती रहोगी। इतने में ही पुलिस का सायरन बजने लगता है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर कीरा थैंक यू बोलने लगती है यूचन को ये सारी चीज़ें करने के लिए। यूचन भी कीरा से माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी वजह से यानी कि सिया की वजह से कीरा को इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर यूचन को नशे जैसा हो रहा था और कीरा ने उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिलाया था। फिर वो लोग मेकआउट करने लगते हैं। नेक्स्ट डे कीरा चली जाती है यूचन के लिए गिफ्ट लेने के लिए और जैसे ही वो गिफ्ट लेके बाहर निकलने लगती है वहाँ पर कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर जैसे ही वो होश में आती है वो अपने सामने उसके एक्स बॉयफ्रेंड जी को देखती है और उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जी बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। यहाँ पर कीरा से वार्निंग देने लगती है लेकिन जी को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। इतने में वहाँ पर पहुँच जाता है यूचन जो उसके एक बॉडीगार्ड को तो मार ही देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे आने लगता है वो कहने लगता है जी से कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। जी कहने लगता है कि मुझे पैसे नहीं, मुझे तुम दोनों में से किसी एक की लाइफ चाहिए, तो फिर क्यों ना यूचन तुम अपनी लाइफ ही दे दो। यहाँ पर कीरा यूचन को ये सब करने से मना करती है लेकिन यूचन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर खुद को भरोसा करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो उसके सामने एक चाकू रख देता है जहाँ पर कीरा उसे बहुत मना करती है, लेकिन उसके बाद में यूचन अपने आप को सच में उस चाकू से काटने वाला होता है। तब तक कीरा अपना हाथ छुड़ा के जो जी के पास चाकू होता है उसे मार देती है और फटाक से यूचन के पास चली जाती है जहाँ पर वो लोग किस करने लगते हैं और जी के पूरे बॉडी में से खून आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है कि मैं देरी से आया और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर कीरा उसे कहती है कि माफ़ी मांगना बंद करो। इसके बाद में वो लोग एक हॉलीडे पे चले जाते हैं जहाँ पर वो बोलने लगती है कि यहाँ पर इतने कम लोग क्यों है और यहाँ पर सभी लोग खाली काम कर रहे हैं। तो फिर यूचन उसे बताने लगता है कि ये आइलैंड मैंने ख़रीद लिया है। यहाँ पर कीरा को बिलीव नहीं होता। फिर बाद में वो न्यूज़ देखती है और यहाँ पर वो लोग अपना वैकेशन बहुत अच्छे से स्पेंड करने लगते हैं एंड इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।